दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। माय नेम इज़ यश और आज हम बात करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल के बारे में। ठीक है, जिसमें आज हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो पहला जो मेथड है वो है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल मतलब आर ग्रुप, जो कार्बन में से कार्बन की चेन मतलब अल्केन से एक हाइड्रोजन को निकालेंगे तो अल्काइल मिल जाएगा, और हैलाइड मतलब हेलोजन, दैट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, उसका आप हाइड्रोलिसिस करोगे किसके साथ? एक्वस अल्कली। एक्वस अल्कली मतलब जैसे KOH, NaOH इसके साथ, या फिर मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड मतलब Ag2O को आप पानी में डाल दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है AgOH। ठीक है, अब जरा देखिए रिएक्शन कैसे होती है वो बता देते हैं। तो यहाँ पे आपने लिया है RX, ये है अल्काइल हैलाइड। इसको आप ट्रीट करेंगे एक्वस KOH के साथ। ठीक है, तो ये आपको दे देगा ROH प्लस KX। सिंपल, सारे मेजॉरिटी ऑफ अल्कोहल में SN1 रिएक्शन होता है, बट अगर आप देखिए 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड मतलब 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर मिथाइल हैलाइड, इनमें SN2 का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, तो सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई एक R ले लीजिए और उसको OH से कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, R को OH से कंबाइन कर दीजिए। तो आपको मिल जाएगा अल्कोहल, और ये K किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? X के साथ। तो ऐसे मिल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 Cl प्लस एक्वस KOH, ये दे देगा CH3 CH2 OH प्लस KCl। ठीक है, ये था इथाइल क्लोराइड। इथाइल इसलिए क्योंकि दो कार्बन है, और क्लोराइड इसलिए क्योंकि एक क्लोरीन है यहाँ पे। एक्वस मतलब पानी में, और ये KOH है। अगर यही सेम रिएक्शन इथाइल क्लोराइड का आप मॉइस्ट Ag2O में करते हैं, मॉइस्ट Ag2, ओके, तब तो ये 100% 101% SN1 मैकेनिज्म हो जाएगी, और यहाँ पे सेम प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CH3 CH2 OH प्लस AgX या फिर AgCl मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों SN1 रिएक्शन हुआ? क्योंकि ये जो सिल्वर है ना, सिल्वर प्लस, ये एक डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट का आयनिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। आयनिक पोटेंशियल मतलब उनकी चार्ज डेंसिटी, क्योंकि उनके अंदर डी ऑर्बिटल होती है, और डी ऑर्बिटल की शील्डिंग खराब होती है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये हेलोजन के को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, तो ये Cl माइनस को निकाल के तुरंत AgCl बना देगा। ओके, और ये तुरंत इथाइल कार्बोकटायन बन जाएगा। ठीक है, बाकी ऊपर वाले केसेस में कार्बोकटायन बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि वो प्राइमरी कार्बोकटायन बनेगा, और प्राइमरी कार्बोकटायन जल्दी बनता नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। तो ये था हमारा बाय यूजिंग अल्काइल हैलाइड। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो कि है बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ओके, तो अल्कीन ले लीजिए। अल्कीन यहाँ पे जैसे कि मैं ले लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ओके, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन कैसे है? ये डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर देखें तो आप नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है वो अलग अलग है, तो ऐसे अल्कीन को हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और इसको आप ट्रीट करेंगे प्लस H2SO4, तो ये दे देगा आपको CH3 CH2 यहाँ पे आ जाएगा OH। ओके, अब क्वेश्चन आता है OH इस कार्बन को क्यों नहीं अटैच हुआ? तो सिंपल सा इसका रीजन है, ये रिएक्शन मार्कोनियोफ रूल से होता है। मतलब अमीर को और अमीर बनाओ, हाइड्रोजन उसके पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा होते हैं, और हेलोजन या फिर नेगेटिव पार्ट उसके पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन के नंबर
कम होते हैं। तो अगर आप वाटर को देखो, तो वाटर को दो पार्ट में तोड़ लो, H और OH माइनस। हालांकि ये मैं आपको ट्रिकी वे बोल रहा हूँ, मैकेनिज्म कंप्लीटली अलग है, ठीक है। तो H प्लस किसके पास जाएगा, इसके पास, और ये OH माइनस इसके पास आएगा। तो ये देखिए आया समझ में। और सिमेट्रिकल अल्कीन होगा तब तो आप उसे कहीं पे भी जोड़ दीजिए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इसको आप ट्रीट कर दीजिए H2SO4 से, तो आपको कहीं पे भी आप यहाँ पे OH लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे OH लगाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे H2SO4 को लेने का क्या मकसद है, तो H2SO4 एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, क्योंकि यही क्या प्रोवाइड करता है, यही प्रोवाइड करता है H+, ठीक है। और ये रिएक्शन भले मार्कोनियम बोला गया है यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर कार्बोकेटायन मैकेनिज्म चलता है। कौन सा मैकेनिज्म, कार्बोकेटायन। अगर आपको जानना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो हम आपको इसकी डिटेल वीडियो भी बता देंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको मैकेनिज्म देखना है तो आगे हमारी टेक्स्ट बुक में, गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक में इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया गया है। बट अगर आपको H2SO4 के रिस्पेक्ट में ही जानना है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, और ये H2SO4 जो कि टूट जाता है H प्लस प्लस HSO4 माइनस, और किसमें, पानी में, ये वाटर में होता है H2SO4, ठीक है। अगर ज़्यादा H2SO4 होगा तो उसे कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं, कम रहता है तो उसे डाइल्यूट कहते हैं। अब जरा देखिए, इसमें सबसे पहले कौन अटैक करेगा, H प्लस इस कार्बन पे अटैक कर देता है। तो इससे होता क्या है, इस कार्बन पे अटैक करता है तो कार्बोकेटायन इस पे बनता है, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाता है, H प्लस को। अगर इसके ऊपर अटैक करता तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाता, जिससे ये वाला कार्बोकेटायन बनता, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ठीक है। चलिए मैं दोनों कार्बोकेटायन बता देता हूँ आपको। CH3CH, अगर OH इस पे अटैच हुआ तो कार्बोकेटायन इस पे बनेगा, जो कि है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और अगर CH3CH2OH, अब इस पे उसने अटैक किया तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, और हम सब जानते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। ये 11th में आपने पढ़ा था। इसके पीछे रीज़न बहुत सारे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन है, प्लस आई इफेक्ट है, ओके, तो उसमें तो फिलहाल मैं नहीं जाऊँगा, बट आपको मैं बता देता हूँ। तो अब ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 यहाँ पे पॉजिटिव, और बचा हुआ ये HSO4 माइनस। इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ मैं आपको, OH ऐसे, तो ये जाके यहाँ पे अटैक कर देता, और फाइनली क्या मिल जाता है, CH3 CH2 यहाँ पे आ जाएगा OSO3H। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में वाटर इसके ऊपर अटैक कर देता है। ये कार्बन देख रहे हैं, ये कार्बन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि ऑक्सीजन इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में वाटर जाके इस पे अटैक कर देता है SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, और ये H2SO4 बाहर आ जाता है। कैसे, ये देखिए CH3 यहाँ पे O, ये H और ये H, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये CH यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि H प्लस इसको अटैच हो गया ना, तो ये 3 हो गया, ओके, माइनस H2SO4 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब जरा देखिए, वाटर ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, वाटर ने, मतलब ये ऑक्सीजन जो है, इसने अपना ये एक इलेक्ट्रॉन किसको दिया, कार्बन को, ये वाला इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को रिलीज करेगा, और यही जो H प्लस है वो OSO3H के साथ मिल जाएगा और H2SO4 बाहर निकलता है। तो फाइनली आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म, ठीक है। चलिए, आपको कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोबोरेशन क्योंकि हम इसमें बोरेन का एडिशन करते हैं, ओके, BH3 का, और फिर फाइनली जो सेकेंड स्टेप होता है वो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हम कराते हैं H2O2 OH माइनस से, ठीक है। तो देखिए कैसे होती है एक रिएक्शन। तो ये देखिए यहाँ पे भी दे दिया है कि आपको 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक फॉलो करनी है, बट हम आपको यहीं पे बता देते हैं ताकि आपको बार बार दूसरी बुक फॉलो ना करनी पड़े। तो ये देखिए, ये एक अल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसे आप ट्रीट करेंगे, ओके, B2H6
THF के प्रेजेंस में। अब देखिए टेट्राहाइड्रोफ्यूरान एक ईथर है, क्या है, एक ईथर, ठीक है, और B2H6 डाइबोरेन है। और फिर सेकेंड स्टेप जो होता है वो H2O2 OH माइनस, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन। आया आपको समझ में, ये ऑक्सीडेशन करता है। तो सबसे पहले वाले स्टेप में क्या होता है, ये जो B2H6 है ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के प्रेजेंस में, ये देखिए ये है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ओके, टेट्राहाइड्रो कैसे, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H और यहाँ पे एक H, तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है। तो ऑक्सीजन करता क्या है, ऑक्सीजन ये जो B2H6 है जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है उसे B2H6 को BH3 में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है। B2H6 इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला स्पीशीज है। ओके, आपको अगर B2H6 के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पहले वो पता कर लीजिए और फिर इस वीडियो को देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो B2H6 जो है ये BH3 बन के रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंस में, THF के प्रेजेंस में। तो होगा क्या, ये जो BH3 है, या फिर मैं H से बोल दूं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है, ये सबसे पहले फॉलो होता है एंटी मार्कोनियोफ के थ्रू। मतलब ये फॉलो करता है एंटी मार्कोनियोफ और इसमें सिन एडिशन होता है, मतलब ये जो H ऐड होंगे दोनों H सेम साइड से ऐड होते हैं। ओके, B2H6 में क्या होता है, B ऐड होता है और H ऐड होता है, लेकिन दोनों सेम साइड से होते हैं। एंटी मार्कोनियोफ, सिन एडिशन और विदाउट रीअरेंजमेंट, मतलब इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। जैसे कि अगर आप देखें कि आप H+H2O कराते हैं ना, तो इधर रीअरेंजमेंट होता है क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन बनता है। तो हालांकि ये तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हो गया, बट मैं आपको एकदम सिंपली बोलूँ तो इसमें एंटी मार्कोनियोफ रूल लगता है। बस आपको करना क्या है, ये सिंपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लेना है और इसको फिर किसके साथ ट्रीट कर देना है, B2H6 THF पहला लिखना है और फिर दूसरा क्या लिखना है, H2O2 OH माइनस। आ समझ में, और सिंपली फिर एंटी मार्कोनियोफ लगा देना है, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH। देखिए मार्कोनियोफ लगाते अगर तो ये OH जो आपको यहाँ पे आया है ना, वो OH इस कार्बन पे आ जाता, ये रेड वाले कार्बन पे। इसका बकायदा मैकेनिज्म है अच्छा सा, लेकिन वो अपने स्टेट बोर्ड में नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको कुछ भी जानने की इच्छा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, चलिए अभी आगे देखते हैं। ये देखिए मैकेनिज्म पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए आप इसे देख के पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। यूज योर ब्रेन पावर, अरे हम तो ऑलरेडी रेडी हैं अपना ब्रेन पावर यूज करने के लिए। प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर इसका रिएक्शन B2H6 जो हमने लिया था वही आ गया। तो ये हो गया CH3 CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा OH, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और H2 मतलब वही एसिड हाइड्रोलिसिस कराया गया है। तो H+ का अटैक देखिए इसमें दो जगह हो सकता है। चलिए इस एग्जाम्पल को ले लेता हूँ मैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे CH3 है, ये डबल बॉन्ड है। अब इस पे दो तरह के H+ के अटैक से कार्बोकैटायन बन सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक तो पहले यहाँ पे बनेगा और ये CH3, मतलब जो H है वो यहाँ पे अटैच हुआ है, और एक जो दूसरा बनेगा वो थोड़ा सा अलग होगा, ये CH3 और एक यहाँ पे और H यहाँ पे अटैच हुआ, ठीक है, H+ जो है। तो आप देख रहे हैं दो तरह के कार्बोकैटायन बने हैं। अगर इस कार्बोकैटायन को देखें तो ये 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये 1 2 और ये 3, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी का रीज़न हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस है, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे ऐसे बन गया CH3, तो OH कहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। OH का कहाँ से आता है, H2O से आता है। उसका मैकेनिज्म अभी थोड़े देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड मतलब अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से हम इसे बनाएंगे। तो देखिए अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन ओवर निकल और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे ला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ला, LAH, गिव प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलरली कीटोन ऑन रिडक्शन विथ
गिव्स सेकेंडरी अल्कोहल। और याद रखना मतलब हमेशा जब भी आप अल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, जब भी आप कीटोन का रिडक्शन करोगे आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो ये देखिए अल्डिहाइड है, इससे क्या मिलेगा आपको प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या आपने यूज़ किया, हाइड्रोजन निकल या फिर पैलेडियम और हीट किया, ठीक है। और दूसरा यूज़ होता है ला का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि काम करता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसका भी बाकायदा मैकेनिज्म है। लेकिन मैकेनिज्म को हम किस में डील करते हैं, नीट में, जेई में, ओके, और सीईटी में थोड़े बहुत जो टेक्स्ट बुक में होते हैं वही, सीईटी में इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। आगे देखिए आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कीटोन। आया आपको समझ में। तो हाइड्रोजन निकल पैलेडियम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बन गया 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। क्या बन गया 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। कीटोन था तो उसका रिडक्शन किए तो 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि एक H यहाँ पे जोड़े और एक H यहाँ पे जोड़ दिए। सिंपल ऐसे ही करना है। अब जैसे अल्डिहाइड लिया आपने, तो अल्डिहाइड के लिए सिंपली आपको क्या करना है, जैसे ये R C डबल बॉन्ड O और ये H, तो सिंपली आप इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा RCOH H और यहाँ पे H, तो ये क्या हो जाएगा RCH2OH। तो ये देखिए OH को अगर ओपन करके इसे लिखें तो ये हो गया R, ये हो गया CH और यहाँ पे ये O और ये H। तो ये OH किस कार्बन को अटैच है, ये एक ऐसा कार्बन है जो सिर्फ एक ही कार्बन को अटैच है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। आया आपको समझ में, जी हाँ। तो इस तरह से होता है ये रिएक्शन। अब आगे देखते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से भी आप ये रिएक्शन को करा सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करना इतना आसान नहीं होता, तो ज़रूरी है कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाए, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। अब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आता है। एक और रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसे हम, तो जो NaBH4 है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो वीक होता है। तो याद रखिएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये क्वेश्चन आता है जनरली, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट दैन सोडियम बोरोहाइड्राइड। क्यों मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड का नाम क्यों लिया, क्योंकि एल्यूमिनियम और बोरॉन दोनों एक ही फैमिली के होते हैं। जैसे ये देखिए ये NaBH4 है और दूसरा है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसमें आप देख रहे हैं एल्यूमिनियम, दोनों एक ही फैमिली के हैं, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ठीक है। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो वीक होता है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन। बोरॉन का साइज छोटा होने की वजह से वो H- को अट्रैक्ट करके रखता है या फिर ज़्यादा करके खींच के रखता है अपने पास, ठीक है। जबकि Al का साइज बड़ा है तो वो H- को ईजिली जाने देता है। आया सबको समझ में, चलिए अभी देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक H लगा देना है, यहाँ पे एक H, तो ये बन गया आपका क्या OH। अब हाँ कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सर ये OH किधर गया, तो ये रिलीज हो जाता है, समझ में आया ऐसे। तो जितना कार्बन होता है उतना ही कार्बन का अल्कोहल मिल जाता है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। क्यों एक्सपेंसिव है, देखिए एल्यूमिनियम अपने आप में इतना एक्सपेंसिव है लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपेंसिव है वो लिथियम है और इसका प्रिपरेटरी मेथड काफ़ी बोलते हैं ना एक्सपेंसिव है। देयरफॉर कमर्शियली एसिड्स आर फर्स्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस्टर विच ऑन कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम पहले एसिड को एस्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको अल्कोहल से रिएक्ट कराते हैं एसिडिक मीडियम में और ये एस्टर बना देता है। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप ये होता है C डबल बॉन्ड OOR डैश, ये ठीक है। अब इसी को हम किससे रिएक्ट करा देंगे, हाइड्रोजन से, किसके प्रेजेंस में, निकल या फिर पैलेडियम ले लीजिए और उसे हीट कर दीजिए। तो हाइड्रोजन ओवर निकल और पैलेडियम ऑन हीटिंग ये क्या करेगा, यहाँ से तोड़ देगा, तो एक H यहाँ पे जोड़ेगा, एक यहाँ, तो ये क्या बन गया RCH2OH प्लस R डैश OH भी बना देगा। ये देखिए, तो ये काफ़ी अच्छा मेथड है,
ठीक है। अब देखिए, द एडवांटेज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ओवर हाइड्रोजन निकल इज दैट it does not reduce isolated olefinic bond and hence it can reduce unsaturated aldehyde or ketone to unsaturated alcohol। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये यहाँ पे जो बोला गया है ना आइसोलेटेड ओलिफिन्स, इसका मतलब क्या? ओलिफिन्स मतलब आप सबने सुना होगा अल्कीन को बोलते हैं। तो मान लीजिए एक अल्डिहाइड है आपके पास, ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C डबल बॉन्ड OH। ओके, इसी को आप दो रिड्यूसिंग एजेंट लेके रिड्यूस करते हो। एक आप लेते हो हाइड्रोजन ओवर निकल या फिर पलेडियम, ये पहला वाला मेथड हो गया। और दूसरे वाले में आप क्या करते हो, दूसरे वाले में आप लेते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, नो डाउट एसिडिक मीडियम AlH4, और ये एसिडिक मीडियम। तो अब होगा क्या, देखिए पहले वाले में, इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। तो ये देखिए पहले वाले में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मतलब ये मिल जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो देखिए 4 कार्बन इसमें भी थे, 4 कार्बन इसमें भी है, लेकिन इसने हाइड्रोजन निकल पैलेडियम ने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस किया। लेकिन वही अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो वो क्या करेगा, वो इस पार्ट को रिड्यूस नहीं करेगा, मतलब वो आपको दे देगा CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये देखिए ये ऐसे ही है, और इसी को कहते हैं हम लोग आइसोलेटेड ओलिफिन्स। ठीक है, आइसोलेटेड मतलब ये जो डबल बॉन्ड है इससे ये रेजोनेंस में नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आइसोलेटेड का मतलब। अगर रेजोनेंस में होता तो कुछ ऐसे होता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ओके, ऐसा। तो ऐसे वाला केस नहीं है, क्योंकि ऐसे कुछ केसेस में देखा गया है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करता है, लेकिन वो केसेस आपके स्टेट बोर्ड में नहीं है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है साथियों। चलो आगे देखते हैं। बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये देखिए पूरा मैकेनिज्म दिया गया है। RMgx पे देख रहे हैं आप, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो मेटल है, तो उसका इलेक्ट्रॉन कौन खींच के रखता है, R। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, C का जो ये इलेक्ट्रॉन है 2, ये कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन। तो C के ऊपर आ गया डेल्टा पॉजिटिव और R के ऊपर आया नेगेटिव, तो यहाँ पे बॉन्ड बनने का माहौल बन गया। अरे जग जानता है मेरे भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बनता है, और नया बॉन्ड अगर बनना है तो पुराने बॉन्ड को तो टूटना होगा। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आया, और जैसे ही ये टूटेगा ये इलेक्ट्रॉन कौन रख लेगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव, और वो नेगेटिव के ऊपर ये R डेल्टा माइनस है, और यहाँ पे MgX जो पॉजिटिव है ये जाके अटैच हो जाएगा ये। अब इसी की आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो OMgX में से ये जो MgX है ये निकल जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा। कैसे, जरा देखिए, यहाँ पे ये C है, ये R है। अब यहाँ पे क्या है, O नेगेटिव और ये है MgX पॉजिटिव, और जैसे ही H प्लस आएगा, H प्लस भी इसके नज़दीक आ जाता है, तो यहाँ से OMgX जो है वो निकल जाता है पॉजिटिव चार्ज, और किससे जाके वो अटैच हो जाता है, OH माइनस से। किसके OH माइनस से, वाटर के। ओके, तो वाटर का H प्लस ये ऑक्सीजन ले लेता है, और बचा हुआ OH माइनस किसके साथ आ जाता है, MgXOH। बट आपको इतना सब मैकेनिज्म का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि ये रिएक्शन ड्राई ईथर में होता है, और आप सबको पता होगा ड्राई ईथर इसलिए लिया है क्योंकि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टेबल कर पाए। कैसे स्टेबल करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इलेक्ट्रॉन दे के रखता है। ये देखिए अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईथर। ईथर क्या होता है, O ऐसे लोन पेयर, ऐसे लोन पेयर, यहाँ पे भी O ऐसे लोन पेयर लोन पेयर। तो ये क्या कर देगा, ये इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेट कर देगा। आ समझ में आपको ये। तो बेसिकली ईथर इज टू स्टेबलाइज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। जब भी आप अल्डिहाइड को रिएक्ट कराओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ध्यान से सुनना, अल्डिहाइड, और कौन सा अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, तो ये आपको देगा अल्कोहल, और वो भी कौन सा, 1 डिग्री अल्कोहल। इधर देखो यहाँ पे दिया है टेबल, ये देखो, अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करा है तो ये आपको क्या देगा, 1 डिग्री, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री देगा। और उसके अलावा कोई भी दूसरा अल्डिहाइड अगर आपने लिया, जैसे RC डबल बॉन्ड OH, ओके, तो ये आपको क्या दे देगा,
ये आपको दे देगा 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, और अगर आपने कीटोन ले लिया साथियों, कीटोन, तो ये आपको दे देगा 3 डिग्री अल्कोहल। इस बात को हमेशा याद रखना। अब ऐसा क्यों, जरा देखते हैं। तो ये देखिए, ये H है, ये C डबल बॉन्ड OH है। अब इसका आपने रिएक्शन अगर RMgX से किया तो ये R किधर जाएगा, इधर अटैच होगा, ये O खुल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको R। ये देखिए 2 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ, तो ये CH2 और ये OH। तो देखिए ये 1 डिग्री अल्कोहल मिल गया ना। अब जरा देखिए, अगर आप मान लीजिए एसिटल्डिहाइड यूज करते हैं और उसके साथ R- को ले लेते हैं, RMgX, इसके ऊपर तो कार्बन आयन कैरेक्टर होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये अटैक कर देगा, ये खुल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा CH3। C इसके साथ H है और इसको कौन अटैच हो गया, ये R- और यहाँ पे OH। तो देख रहे हैं आप, ऐसे यहाँ पे एक C तो पहले से था अल्डिहाइड वाला, एक कहाँ से आया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ये क्या बन गया 2 डिग्री, क्योंकि ये इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, तो 2 कार्बन से अटैच है, तो ये 2 डिग्री हुआ। और वैसे ही अगर आप कीटोन से रिएक्ट कराओगे तो मान लीजिए एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपने यूज़ किया R-MgX, तो ये भी अटैच होगा और फिर आपको क्या मिल जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखो आगे, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब जरा देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था ना वही सब है। तो लिथियम एल्यूमिनियम के हाइड्राइड के केस में कुछ नहीं हुआ, जबकि अगर आप देखो तो हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में ये डबल बॉन्ड हट गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखिएगा, सर हाइड्रोजन और निकल के केस में क्यों डबल बॉन्ड हटा, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है वो, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये क्या है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, वीक। सर ये स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे पता चलता है, जी हाँ, वो डिटेल में पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा एंट्रेंस पढ़ना होगा, बट ये तो स्टेट बोर्ड है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। ओके, अब जरा देखो, ये रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसे मैं आपको बता दिया, ज़रूर याद रखना, ये आपके स्टेट बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं। अब आगे देखिए, इपॉक्साइड, ये देखिए इपॉक्साइड, ठीक है, ये जिसे हम ऑक्सीरेन भी कहते हैं, ये 3 मेंबर साइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है जिसमें ऑक्सीजन है और क्या है, 2 कार्बन है, इसे आप साइक्लिक ईथर भी कह सकते हैं। रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस गिव्स प्राइमरी अल्कोहल। ये क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, तो RCH2CH2OMgX, तो यहाँ पे क्या बन गया RCH2CH2OH, और ये है साथियों अल्कोहल। हाँ सर, मजा आ गया, अल्कोहल तो सर, गुम के नशे में। हाँ, पढ़ाई करो, ये सब क्या आप गाना गाते हो। इधर देखो, फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन डाउस प्रोसेस। ओके, डाउ साइंटिस्ट का नाम है और इसमें हम फिनॉल बनाते हैं। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, इसमें बेंजीन रिंग पे OH अटैच होता है और इसे कहते हैं फिनॉल। तो क्लोरोबेंजीन को क्या करना है, आपको गर्म करना है NaOH के साथ, और टेम्परेचर याद रखना 623 और 150 एटमॉस्फेयर। अरे सर इतना ज़्यादा टेम्परेचर, इतना ज़्यादा प्रेशर, हाँ रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है, जरा देखो, इतना ज़्यादा टेम्परेचर प्रेशर रखने के पीछे कारण देखिए, सिंपल सा है मेरे पास, देखो क्या है, ये जो फिनॉल है ना, फिनॉल, इसमें ये जो ऑक्सीजन आप देख रहे हो, ओके, ऑक्सीजन को अपने को इस कार्बन से अटैच कराना है, इस कार्बन से, ओके, और इसको किससे अपन बना रहे हैं, क्लोरोबेंजीन से। तो अगर अंदर जाके तुम लोग देखिएगा किसका, बेंजीन के अंदर, अरे सर हम लोग बेंजीन के अंदर क्या करने जाएगा, अरे सुन तो पहला मेरा भाई सुन तो पहले, अंदर जाएगा, इधर देखिएगा ना तो इधर तो रेजोनेंस एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा रेजोनेंस मिलेगा, ऐसा ऐसा। अरे सर कुछ दिख नहीं रहा है सर, ओके इधर देखो, अरे सर अभी भी नहीं दिख रहा है, ओके चलो लेता है इधर, ये देखो इधर 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 ऐसा आया। और हम सबको पता है क्लोरीन के आउटर में शोल्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, 7। और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब ये देखो, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो ये भी पाई बॉन्ड जैसा काउंट करने का, ठीक है। तो ये पाई सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस में ऐसा पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा पूरा दुकान लगेगा, आ रहा है समझ में, ऐसा पूरा दुकान लग जाएगा। मतलब क्या, इधर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, मतलब इस क्लोरीन और बेंजीन के कार्बन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर व्हाट हैपेंस, यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसे क्लोरीन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव, ऐसे 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 रहेगा, ठीक है।
ऐसे ऐसे ऐसे, इज दैट क्लियर? यहाँ पे ऐसे, ये डेल्टा नेगेटिव, समझे? तो ये डबल बॉन्ड है ना, तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा नहीं। तो ये डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए अपन इतना ज़्यादा टेम्परेचर लेते हैं। क्यों पता है? जब हाई टेम्परेचर लोगे ना तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन होता है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन मतलब ये क्लोरीन थोड़ा इधर जाएगा, ये बेंजीन रिंग थोड़ी इधर आएगी। हाई टेम्परेचर की वजह से, पता है ना, गर्मी होती है तो अपन भी बहुत भागते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल भी बहुत भागते हैं। तो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से ये बॉन्ड टूटता है। आया समझ में? और इसे कौन रिप्लेस कर देता है? OH, NaOH का OH। बट ये तो एसिडिक है, तो ये फिर किससे रिएक्ट करा जाता है? NaOH से। और फाइनली ये क्या बना देता है? ONO, ONA। इसे अपन क्या कहते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या कहते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। आया सबको समझ में? हाँ सर, एक नंबर समझ में आया। तो ऐसा होता है, ये देखो। फिर उसकी क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस। क्योंकि क्या अपने को Na तो चाहिए, सॉल्ट नहीं चाहिए ना। ये सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट है फिनॉल का, फिर अपने को प्योर फिनॉल मिला। अब ये देखो क्यूमीन की मेथड। क्यूमीन बोले तो एकदम यार जबरदस्त, इसके ऊपर IIT JEE में बहुत क्वेश्चन आता है। क्यूमीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं? इसमें एक बड़ा फेमस सा हाइड्रोपेरोक्साइड मैकेनिज्म होता है। हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट होता है, आपको नहीं पता होगा बट गजब का रिएक्शन है उसमें, बहुत सारा। एक बार तो 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था सर, लेकिन हम लोग स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हैं, अपने को ये सब ज़्यादा डिटेल में नहीं। आप जितना बुक में लिख ला उतना लाइन टू लाइन समझाओ, नहीं तो अपन कमेंट बॉक्स में लिख देगा सर बहुत ऊंचे जा रहे ले। ओके भाई, कॉन्सेंट्रेट करो। दिस इज द कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। याद रखना, कमर्शियल, कमर्शियल मतलब लार्ज क्वांटिटी में। एक होता है ना अपन घर में खाना बनाते हैं, किसके लिए? घर के मेंबर के लिए। और एक बार बारात आती है तो बारात के लिए खाना बनाते हैं, तो बारात के लिए क्वांटिटी ज़्यादा लगता है। ऐसा ऐसा इधर भी अगर फिनॉल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मांगता है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई, क्या करना पड़ेगा? कमर्शियल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो क्यूमीन किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं। ऐसा ओके। आइसो तुम लोग को पता है ना, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप। यस, ऑन एयर ऑक्सीडेशन, मतलब एयर ऑक्सीडेशन। और कैटलिस्ट भी उधर यूज किया है, कौन सा? कोबाल्ट नैफ्थलेट। कोबाल्ट नैफ्थलेट याद रखना। गिव क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड which on decomposition with a dilute acid gives phenol with acetone as a valuable product, as a valuable product। अब इसमें गजब सा रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? मस्त रीअरेंजमेंट होता है। ये इधर जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। हाँ समझ में? ये देखो, तो ये डाइल्यूट HCl, ये फिनॉल, और ये बन गया एसीटोन। मेरे को पता है तुम में से बहुत सारे लोगों को जानना होगा सर ये कोबाल्ट नैफ्थलेट की यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है फ्री रेडिकल बनाने के लिए। आ रहा है समझ में? एज अ कैटालिस्ट। आगे चल के काइनेटिक्स, आगे चल के क्या, पीछे तुम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहेगा, उसमें डिटेल में बताया है कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। और इसका पूरा मैकेनिज्म का जो लिंक है ना, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आ समझ में? फिर तुम लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लियो, बोलना मेरे को, समझ में आया? सब कुछ समझा दूंगा। अभी जल्दी जल्दी अपने को सिलेबस खत्म करने का है और फिर तुम लोग का डाउट सेशन रखने का है, समझे? चलो इधर देखो, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सर ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है? अपने को ये देखो, सल्फ्यूरिक एसिड का एक H निकाला, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में तो H2SO4 होता है ना, तो इसमें से H2O निकाल दे भाई। तो H2O निकालेगा तो सर SO3 आएगा। हाँ बस उसको H लगा, बेंजीन के साथ चिपका दे, तो उसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके, पहला इसको न्यूट्रलाइज करने का, किसके साथ? NaOH के साथ। और NaOH के साथ न्यूट्रलाइज होने के बाद ये क्या बना डालेगा? सॉल्ट। आज समझ में? फिर सॉल्ट का जबरदस्त हीटिंग कर डालने का, कितने पे? 523 केल्विन पे। सर ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट होता है क्या? आपने को ये सब लिखना पड़ता है क्या? टेम्परेचर थोड़ा इधर उधर हो गया क्या? नहीं चलेगा भाई। अगर घर में समझ, तू एक बात समझ ले, तू खाना बना रहा है, अगर तुम खाना बना रहा है तो क्या होएगा? टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो खाना तो जल जाएगा ना भाई। जल जाएगा तो खा पिएगा क्या? खा पाएगा क्या? नहीं। सिंपल, इधर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ाने का। अरे सर अभी आपका लैंग्वेज बहुत टेढ़ा जा रहा है, सॉरी फॉर योर disruption, but actually what happens, like, because of continuous such monotonous teaching, even student gets bored. That's what we speak in this way. I hope you can understand. आपका सर इंग्लिश भी बोल सकता है, ऐसा कोई वो बात नहीं है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बढ़ जाएंगे। ओके, यहाँ पे देखिए SO3 Na को हटा के कौन आ जाएगा? OH। और मीडियम बेसिक है तो आपको फिर क्या मिल जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। और उसका डाइल्यूट HCl के साथ करोगे तो HCl क्या होता है? H+Cl-। अब जरा देखिए, ये NaCl आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? OH। समझ में आया कैसे? सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड, ये क्या है? सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड को जब स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कराओगे,
तो सॉल्ट किसका बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का। या फिर ऐसे बोलते हैं, व्हेन सॉल्ट ऑफ अ वीक एसिड रिएक्ट्स विथ अ स्ट्रॉन्ग एसिड देन सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज फॉर्म्ड एंड वीक एसिड इज रीजनरेटेड। तो ये देखो, ये वीक एसिड क्या हो गया, रीजनरेट हो गया। सर फिनॉल HCl से वीक है क्या, हाँ बनता है, एकदम वीक है ना, तभी तो ये रिएक्शन हो रहा है। आगे देखो, अब एनिलीन से कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आप एनिलीन का डायजोटाइजेशन कर दो, उसको ट्रीट कर दो NaNO2 प्लस HCl से। कौन से टेम्परेचर पे, 273 केल्विन टेम्परेचर पे। तो ये क्या बन जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट। इसे अपन क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। इसका स्ट्रक्चर भी अपन बना देते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है पॉजिटिव चार्ज है किस पे, तो पॉजिटिव चार्ज ये नाइट्रोजन पे होता है और Cl भी ऐसे ही है। ठीक है, अब ये जो N2 है ना, एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये निकलेगा ना तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज बहुत अनस्टेबल है। तो वैसे ही क्या होता है, ये जो N2Cl है ना, वो हटता है ना वाटर का H, ये जो O, ये H और ये H है ना, तो ये O का H2O का O इधर आ जाता है, हाँ समझ में, और फिर H प्लस इधर से निकल जाता है। ओके सिंपली, तो ये O H H और ये ऐसे, तो ये क्या बन गया, यहाँ से H निकलने के बाद ये बन गया फिनॉल। ठीक है, ऐसे एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऑक्सीजन रख लेता है और यहाँ से H प्लस निकलता है। तो डाइजोनियम सॉल्ट में N2 जो होता है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो N2 के निकलने की वजह से फिर बेंजीन पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बट ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो पॉजिटिव चार्ज आने से पहले ही जो H2O है वो इसके ऊपर अटैक कर देता है, और जैसे ही ऑक्सीजन अपने ये लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ऐसे है, यहाँ पे O, ये H और ये H, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ने दिया है, तो ऑक्सीजन पे ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन क्या करता है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रख लेता है और यहाँ से H प्लस रिलीज कर देता है, और फाइनली क्या बना देता है, फिनॉल। अब आपको ऐसा डाउट आ सकता है कि सर हाइड्रोजन ने फिर यही इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं लिया, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो वीक है। ओके, मतलब इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, इसकी पोलैरिटी कम है। या फिर मैं ऐसे बोल दूँ कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटे तो रिएक्शन तो फिर बैकवर्ड चले जाएगा, फिर नया तो कुछ हुआ ही नहीं, इसीलिए H का बॉन्ड टूटता है। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा फिजिबल होता है वही होता है। चलिए, तो ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम एनिलीन। अब आ जाते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल पे। अल्कोहल और फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बोला है अरेंज OH CH एंड NH बॉन्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड पोलैरिटी। तो देखिए सिंपल, आप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के ऊपर अरेंज कर सकते हैं। H का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पॉलिंग स्केल पे 2.1 है, ऑक्सीजन का 3.5 है और नाइट्रोजन का 3 है। तो अगर आप देखें तो डिफरेंस सबसे ज़्यादा इसका आएगा, 3.5 माइनस 2.1 कम्स आउट टू बी 1.4। तो सबसे ज़्यादा पोलार जो है वो OH आएगा, फिर उसके बाद NH आएगा और फिर फाइनली CH आएगा। तो सबसे ज़्यादा पोलार कौन सा है, OH। अब देखिए नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अल्कोहल एंड फिनॉल आर वेरी पोलर मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। मतलब ये जो अल्कोहल है ये बहुत ही ज़्यादा पोलर है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर ऐसे आप देखें, O है और H है, और मान लीजिए इसमें देखें तो अल्कोहल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो पोलैरिटी आ गई, दो पोल आ गए, इसीलिए बोलते हैं ये डाइपोलर होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा पोलैरिटी होती है, बहुत ज़्यादा चार्ज सेपरेशन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द पोलर OH ग्रुप आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं फोन, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और ऑर्गेनिक में तो आप देखेंगे कि क्लोरीन और कार्बन भी बनाते हैं। कौन, क्लोरीन और कार्बन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं साथ ही। ठीक है, ऐसे अब हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो सारे इंटरमोलिकुलर फोर्स में सबसे स्ट्रांग होता है। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर मतलब जैसे दो स्पीशीज है, एक ये वाटर मॉलिक्यूल है और एक ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच का, तो इसे हम इंटर कहते हैं। इंटर मतलब इन बिटवीन, और इंट्रा मतलब होता है विदिन, विदिन मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये देखिए, ये अल्कोहल के अंदर हुआ और ये फिनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ओके।
तो अगर आप वाटर वाटर ले तो भी इंटर है, या फिर एक वाटर ले लीजिए और एक अल्कोहल ले लीजिए तो उनके अंदर क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। चलिए अब हम बी के बारे में बात करते हैं, दैट इज फिजिकल स्टेट। लोअर अल्कोहल्स आर कलरलेस टॉक्सिक लिक्विड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक अल्कोहलिक ओडर। जैसे बोलते हैं ना थोड़ा सा स्वीट स्मेल होता है, लेकिन अगर आप देखें तो मिथेनॉल जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसका लो कॉन्सेंट्रेशन कैन कॉज ब्लाइंडनेस। ओके, और आपने ऐसे सुना भी होगा न्यूज़ में बहुत सारा कि जहरीली शराब की वजह से टपक गए। अब सर शराब पियेंगे तो ऐसा ही होगा, अरे नहीं ऐसा नहीं है, फॉरेन में तो ट्रेंड भी है सर, मज़ा ही अलग होता है, आपको पता नहीं। बट मेरे हिसाब से मदिरा पान गलत चीज़ है, अल्कोहल कंजम्पशन इज़ नॉट अ गुड साइन ऑफ अ इंडिविजुअल, और भारत जैसे कंट्री में तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप इसके बदले कोई ऐसे बोलते हैं ना छाछ दूध दही ये सब का सेवन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए प्योर अल्कोहल इज कलरलेस टॉक्सिक लो मेल्टिंग सॉलिड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक कार्बोलिक और फिनोलिक ओडर। ओके, प्योर फिनॉल के बारे में बोला है, सॉरी अगर मैंने अल्कोहल कहा हो। प्योर फिनॉल जो होता है ना वो कलरलेस होता है, टॉक्सिक होता है, लो मेल्टिंग सॉलिड होता है। ओके ओके, कार्बोलिक स्मेल होता है उसका। बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। और ना ही सिर्फ अल्कोहल और फिनॉल का, मैं आपको बताऊं किसी का भी अगर मॉलिक्यूलर मास अगर ज़्यादा होता है, इन जनरल एक ही फैमिली में बात कर रहा हूँ, जैसे आप अल्कीन की बात कर लो, अल्कीन की बात कर लो, अल्काइन की बात कर लो, अल्कोहल की बात कर लो, ऐसे अल्डिहाइड की बात कर लो, तो जब भी मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होती है। हाँ समझ में। और अगर मॉलिक्यूलर वेट सेम है तब फिर हम देखते हैं ब्रांचिंग। ओके, अगर ब्रांचिंग ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम, ब्रांचिंग कम तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो यहाँ पे देख रहे हैं मिथाइल अल्कोहल, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम, देखिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते ही जा रहा है। एन प्रोपाइल अल्कोहल, इसका 97 है, लेकिन यहीं पे अगर आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल देखें तो कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि इसकी ब्रांचिंग आ गई। ब्रांचिंग आने से क्या होता है, देखिए अब ये लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसकी पैकिंग काफ़ी अच्छी होगी, कितने सारे मॉलिक्यूल अच्छे से पैक हो गए। लेकिन अगर कोई ब्रांच में मान लीजिए ऐसे, तो अब दूसरा भी ऐसा आएगा, तो देख रहे हैं बीच में कितना सारा खाली स्पेस पड़ जा रहा है, मतलब पैकिंग इसकी एफिशिएंट नहीं है। सर लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में तो पैकिंग से कुछ लेना देना नहीं है। वही, अब पार्टिकल जितने ज़्यादा नज़दीक होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा ना। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हो इनके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा हो गया। नो डाउट मुझे भी पता है पैकिंग इज मेनली फॉर मेल्टिंग पॉइंट, ऐसा सब में ट्रेंड आपको दिखेगा। तो बाकी का टेबल आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए सर यहाँ पे फिनॉल का इतना ज़्यादा क्यों हो गया, तो फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट भी तो ज़्यादा होगा। आ रहा है आपको समझ में, इसके लिए तो ये देखिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब आगे देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड सेक ब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल आर दिस। आप देख रहे हैं एन ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब कैसे। ओके, एन है, आइसो है, सेक है और टर्ट है, तो एन मतलब ऐसे लीनियर चेन, एन ब्यूटाइल अल्कोहल मतलब लीनियर चेन वाला अल्कोहल। तो ये देखिए ये हो गए 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया OH, ये एन ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। क्या हो गया, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, और अगर आप दूसरा देखें आइसो वाला, तो ये देखिए आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया। ये क्या हो गया, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप। अब नेक्स्ट आता है सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, तो एक यहाँ पे देखें तो ये OH, तो ये क्या हो गया, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। और अगर आप देखें टर्शियरी तो वो ऐसे हो जाएगा। ओ इसमें तो 5 कार्बन बना दिए मैंने, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे डायरेक्ट OH आ जाएगा। ये हो गया, तो कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो ये हो गया टर्शरी। क्यों टर्शरी, अब जरा देखिए यहाँ पे ये एन क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। ये आइसो क्यों है, क्योंकि सेकेंड लास्ट पे 2 मिथाइल ग्रुप है। ये सेक क्यों है, क्योंकि जिसको OH अटैच है वो 2 कार्बन को अटैच है। ठीक है, और टर्शरी क्यों, जिसको OH अटैच है वो 3 कार्बन को अटैच है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, टर्शरी या फिर 3 डिग्री। अब देखिए सबसे ज़्यादा ब्रांचिंग किसमें, टर्शरी में, तो टर्शरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। फिर उसके बाद आपको किसमें ब्रांचिंग दिख रही है, आइसो में, राइट। तो यहाँ पे देखिए तो सबसे ज़्यादा एन ब्यूटाइल का है, फिर उसके बाद आइसो है, फिर सेक है और फिर टर्ट है। देखिए कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहा है। क्यों, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी उसका पैकिंग इतना एफिशिएंट नहीं होता है और उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते जाता है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्युबिलिटी, फिनॉल एंड लोअर अल्कोहल, जो फिनॉल है और लोअर अल्कोहल है अप टू 3 कार्बन, सिर्फ कितने तक, 3 कार्बन, किसके लिए, अल्कोहल के लिए,
आर शोइंग appreciable solubility in water due to their ability to form intermolecular hydrogen bonding with water। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। इंटरमोलिकुलर मतलब क्या, ये एक H2O का मॉलिक्यूल और एक दूसरा फिनॉल का मॉलिक्यूल, या फिर एक H2O और एक वाटर का मॉलिक्यूल। इंटर मतलब इन बिटवीन, ठीक है ऐसे। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि सर हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बताया करो लेक्चर में कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आपने पढ़ा ना क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, ओके, फिनॉल की प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाले मेथड पे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। डाउस प्रोसेस आपको पूछा जा सकता है, फिर ये भी आ जाएगा। तो इसमें बड़ा सा सिंपल सा था, ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो बहुत सिंपल सी चीज़ थी वो ये थी कि यहाँ पे एक H को हटा के आपको ये ऑक्सीजन को जोड़ देना है। तो ये देखिए ऑक्सीजन को जोड़ दिया सिंगल बॉन्ड के साथ, और फिर इसे तोड़ दो। और मैंने तो आपको बताया ही था इसमें करना क्या है, आपको बड़ी सिंपल सी चीज़ तो करनी थी। क्या करना था, ये इसको इससे अटैच कर देना है और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देना है, बस। तो ये बन गया आपका एसीटोन और दूसरा आ गया फिनॉल। आया समझ में? आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, फाइनल्स में क्या आएगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। अगर आप स्टेट बोर्ड के हो तो ऑलमोस्ट ऐसा मानिए कि 60 to 70% में जो बता दूंगा वो आ जाएगा, ठीक है। बट स्टेट बोर्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप एंट्रेंस का प्रिपरेशन करो, किसी एग्जाम को क्लियर करो और फिर अपना सिलेक्शन कर लो, ठीक है। तो ये था सब कुछ सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। देख रहे हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बहुत कम है, लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, ये 1.7 ग्राम है। कौन सा, पैरानाइट्रोफिनॉल 100 ग्राम में, लेकिन वहीं पे ऑर्थो का अगर आप देखें तो सिर्फ 0.2 ग्राम सॉल्युबल है 100 ग्राम में। ऐसा क्यों, तो मैं दोनों का एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो यहाँ पे हो गया OH और यहाँ पे हो गया NO2। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो इसमें होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान से सुनिएगा, मैं बोल रहा हूँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखिए ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, जनरली उसको 3 डॉट से दिखाते हैं, बट बहुत सारी बुक और इवन टीचर्स जो हैं वो 3 से ज़्यादा डॉट यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे देखिए ये 1 मेंबर, 2, 3, 4, 5 और ये 6 मेंबर साइक्लिक रिंग बन गई या फिर रिंग स्ट्रक्चर हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसका मॉलिक्यूल जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। इंट्रा कर रहा है मतलब अब ये फिनॉल मॉलिक्यूल का दूसरे फिनॉल मॉलिक्यूल से ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से इसका आप ऐसे कह सकते हो कि पहला वाला जो मैंने बोला, एक फिनॉल मॉलिक्यूल का दूसरे फिनॉल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के साथ इंटरैक्शन नहीं होता, मतलब इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना था, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती है। अब आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये वाटर में भी ज़्यादा अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा, डिजॉल्व होता है लेकिन ज़्यादा अच्छे से डिजॉल्व नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन और NO2 का O ये तो आपस में ही बॉन्ड बना लिए। तो वाटर के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, तो वाटर के साथ बॉन्ड बनाता है ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। अगर वहीं पे पैरानाइट्रोफिनॉल को अगर आप देखें, यहाँ पे OH और यहाँ पे NO2, तो ये क्या हो गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, और अगर इसको आपने पानी में लिया तो अब जरा देखिए OH के साथ इजीली ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, NO2 के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, बट मैं आपको बोलूँगा कि NO2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा क्योंकि इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। आया आपको समझ में? तो ये हाइड्रोजन के साथ वाटर के अच्छा इंटरैक्शन करेगा, तो ये कौन सा बॉन्डिंग दिखाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर। अब इंटरमॉलिक्यूलर मतलब क्या, ये एक मॉलिक्यूल ये एक पूरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पे तो देख रहे हो दूसरा मॉलिक्यूल है ही नहीं, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इसके लिए इसकी सॉल्युबिलिटी कम और इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे देखिए क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो आज की वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और अपने नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, किसकी, अल्कोहल एंड फिनॉल की। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आपने हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।